Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to our channel Geek Chem Curiosity. Today's our topic of discussion is discovery of proton and the discovery of neutron. Under the heading of discovery of neutron, we will discuss who discovered the proton, why they are called canal rays, the properties of proton depends on what and the Rutherford's theory. And under the discovery of neutron, we will discuss who discovered neutron, what are they, and what are the properties of neutron. These are further subheadings of our main topic, discovery of proton and the discovery of neutron. Let's discuss them one by one. Firstly, we will discuss what is protons or the discovery of proton. Let's discuss. The scientist who worked on the proton was E. Goldstein, and he worked in 1886. In 1886, E. Goldstein discovered protons. In 1886, E. Goldstein discovered protons. The presence of positively charged particles in an atom. फर्स्ट टाइम ई गोल्डस्टीन ने जिस पार्टिकल को स्टडी किया था वो कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो कि एक एटम के अंदर प्रेजेंट था. इट मींस कि हमारे पास जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव. And the discovery and the theory of E. Goldstein was based on the concept that atoms are electrically neutral. कि हमारे पास जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिकली कोई भी चार्ज नहीं होता. मीन्स ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है. जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, हम पीछे के टॉपिक में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ के आए हैं. जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पास कुछ ऐसा भी है ना जो कि उस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर रहा है. इट मींस दे हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड प्रोटॉन. Atoms are electrically neutral means they have same number of positive and negative charges. इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं. अब प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के अंदर भी इसने वही सेम एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हमने लास्ट टाइम किस चीज़ का नेम दिया था, गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसने एक स्पेशल टाइप का कैथोड यूज किया था जिसको उसने नेम दिया था परफोरेटेड कैथोड का. परफोरेटेड मीन्स कैथोड दैट हैव होल्स इन इट. एक ऐसा कैथोड, लास्ट टाइम जब हमने कैथोड यूज किया था वो एक सिंपल सी प्लेट थी, लेकिन इसके कैथोड के अंदर छोटे छोटे सुराख थे इस तरह के. और जब इसने एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि उसके कुछ स्पेशल टाइप की रेस, कुछ न्यू टाइप की रेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी. कहाँ से, एनोड से. एनोड से वो प्रोड्यूस हो रही थी और मूव कर रही थी कैथोड की तरफ. और इस रेस को उसने नेम दिया एनोड रेस का या फिर कैनाल रेस का. एनोड का नेम इसे क्यों दिया, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही थी, एनोड से. और इसको कैनाल रेस का नेम इसलिए दिया कि ये इन कैनाल से, इन होल्स से, ये जो होल्स है हमारे पास कैथोड रेस के अंदर, कैथोड इलेक्ट्रोड के अंदर, उसके अंदर से ये मूव करती हुई जा रही थी इन होल्स के अंदर से. दैट्स व्हाई प्रोटॉन रेस आर कॉल्ड कैनाल रेस. नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, सब हेडिंग जो थी वो यही थी कि प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं. तो ये देख लेते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेस मीन प्रोटॉन. प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड सीम्स टू बी वेरी. वो वेरी मीन चेंज, कि वो चेंज हो रही थी. और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, गैस के ऊपर. वो वाली गैस जो कि हमने इस रिसर्च ट्यूब के अंदर यूज की थी. सपोज अगर हम एक टाइम के ऊपर ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, डिफरेंट टाइप की प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा. और सेम इस तरह से अगर हम डिफरेंट गैस ले रहे हैं, लाइक नाइट्रोजन ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, हीलियम, नियॉन, कोई भी गैस ले रही हैं, अगर हम गैस को डिफरेंट कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी. क्योंकि हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं वो डिपेंड कर रहा होता है गैस के ऊपर, और उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाता है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लो प्रोड्यूस करेंगी. अब रदरफोर्ड का क्या कॉन्सेप्ट था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर. 1977 के अंदर रदरफोर्ड ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने बताया कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है इन अदर न्यूक्लियाई. कि हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस. ये बात
रदरफोर्ड ने बताई थी प्रोटॉन की डिस्कवरी के अंदर, उसने इस चीज को ऐड किया। अब इसी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि इसकी ये वाली बात का मीनिंग क्या है, कि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं इस तरह का, कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो किस तरह से हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। सपोज हियर इज अ कार्बन एटम, हमारे पास यहाँ एक कार्बन है। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, जबकि इसका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 12। It means it has 6 neutrons and 6 protons, and also it has 6 electrons। क्योंकि प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो हम जस्ट न्यूक्लियस को ही डिस्कस करेंगे। अगर हम इसी एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक करें तो ये हमें क्या देगा, 6 प्रोटॉन्स देगा और 6 ही न्यूट्रॉन्स देगा। It gives us 6 protons and 6 neutrons, while the hydrogen atom has only 1 proton and 1 electron। सेम इसकी ही प्रोटॉन, इसकी ही न्यूक्लियस की बात करते हैं अगर हम, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर जस्ट एक प्रोटॉन है, इसके पास एक प्रोटॉन है। इट मीन इसका एक प्रोटॉन और यहाँ के जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं ये सब सेम सेम है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके पास जस्ट एक ही प्रोटॉन है और इसके पास भी तो है। अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास एक तरह का हाइड्रोजन है, इसको अगर देखें तो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन की तरह है, ये भी हाइड्रोजन की तरह है, तो ये सारे हाइड्रोजन की तरह है। और जो रदरफोर्ड था उसकी भी यही बात थी कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, अब ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये कहाँ प्रेजेंट है, हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रदरफोर्ड थॉट दैट न्यूक्लियस आर द प्रोटॉन। अब ये न्यूक्लियस की जब बात करते हो किसकी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास ही सिर्फ एक प्रोटॉन है। अब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस या फिर हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं मस्ट बी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, और ये हमारे पास जरूरी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, ऑल द न्यूक्लियाई, जितने भी हमारे पास न्यूक्लियस हैं, जितने भी एटम्स हैं उनके जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सब का ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इसी के साथ साथ उसने हमें ये भी बताया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल भी है, एक न्यू टाइप का फंडामेंटल पार्टिकल भी है। एक फंडामेंटल पार्टिकल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और दूसरा हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन सा है, प्रोटॉन। अब देख लेते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वर्क को, डायग्राम। ये डिस्चार्ज ट्यूब, ये हमारे पास है डिस्चार्ज ट्यूब जो कि प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए यूज की गई थी। अब यहाँ हमारे पास हैं दो एनोड, एक एनोड और एक कैथोड, ये दो हमारे पास मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं। इसका जो एनोड है ये सेम इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तरह वाला, कि डिस्चार्ज ट्यूब की तरह हमारे पास ये है पॉजिटिव, जबकि ये वाला जो है ये नेगेटिव है। और यहाँ पे जो हमारे पास गैस है उसको जब हमने आयनाइज करवाया, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे जो गैस थी वो आयनाइज होगी और वो ब्रेक हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अंदर। लेकिन क्योंकि हम प्रोटॉन्स को डिस्कवर कर रहे हैं तो इसलिए हम जस्ट पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर ही फोकस करेंगे। अब वो तमाम तर पॉजिटिव चार्जेस खुद को अलाइन कर लेंगी और वो मूव करना स्टार्ट कर देंगी कैथोड की तरफ। अब ये इस तरह से हमें लग रहा है कि ये एनोड से निकल रही हैं और ये मूव कहाँ कर रही हैं, कैथोड की तरफ। दैट्स व्हाई प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एनोड रेज। और साथ ही साथ इनको कैनॉल रेज का नेम भी दिया गया था। वो क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये रेज हैं ये इन होल्स के अंदर से गुजरती हुई जा रही हैं, और इन होल्स को नेम दिया गया है कैनॉल का, because they are passing these canals that are present in the cathode. So protons are also called canal rays। और ये यहाँ से जहाँ से पास आउट होती यहाँ इस सरफेस पे, वो वाली सरफेस जो कि बिल्कुल ही कैथोड की बैक साइड पे है, वहां पर जाके ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। जबकि जो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी उसमें हमने देखा था कि ग्लो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, एनोड की बैक साइड पे। ये हमारा पहला टॉपिक था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी इशू है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। लेट्स डिस्कस आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब वो साइंटिस्ट जिसने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था उसका नेम था चैडविक। अब वो साइंटिस्ट जिसने न्यूट्रॉन्स को स्टडी किया था वो था चैडविक, और ईयर कौन सा था, 1932 के अंदर। 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। अब इसने ये किया कैसे था, व्हेन ही बम्बार्डेड का मतलब है कि इसने स्ट्राइक करवाई थी अल्फा पार्टिकल्स को
किसके ऊपर, ब्रिलियम के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारे पास है अल्फा पार्टिकल का सोर्स, ये वाला। इस अल्फा पार्टिकल सोर्स को उसने स्ट्राइक करवाया, बम्बार्डमेंट करवाई इसकी, किसके ऊपर, ब्रिलियम टारगेट के ऊपर। ये हमारे पास है ब्रिलियम की प्लेट। और जैसे इसने ब्रिलियम टारगेट के ऊपर इसको बम्बार्डमेंट करवाई तो इसने देखा कि इसके अंदर से कुछ रेज निकल रही हैं, ठीक है। उन रेज को उसने किसका नेम दिया, न्यूट्रॉन्स का। व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स, अब जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनको हम हीलियम भी कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम। अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ ब्रिलियम टारगेट, एक ब्रिलियम की शीट के ऊपर उसने क्या करवाया, हीलियम को, ये अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया। और उसने देखा, ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनेट्रेटिंग रेडिएशंस, पेनेट्रेटिंग रेडिएशंस ऐसी कि अगर इसने इसके आगे कुछ और रख देता तो ये वाली रेज इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये इसके अंदर से गुजर सकती थी। तो पेनेट्रेट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी भी सरफेस के अंदर से गुजर जाए या उसके अंदर से पेनेट्रेट कर जाए, उस चीज को हम पेनेट्रेटिंग पार्टिकल्स कहेंगे या रेडिएशंस कहेंगे। तो न्यूट्रॉन्स की भी सेम ऐसी प्रॉपर्टीज थी कि वो पेनेट्रेट कर सकती थी। वर प्रोड्यूस दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, और इस रेडिएशंस को उसने नेम दिया था न्यूट्रॉन्स का। यहाँ पे डायग्राम की वे में भी इसको एक्सप्लेन किया गया और एक इक्वेशन की फॉर्म में भी इसको एक्सप्लेन किया गया कि हमारे पास एक ब्रिलियम टारगेट है, उसके ऊपर हीलियम को हमने बम्बार्डमेंट करवाया, इसको स्ट्राइक करवाया, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक कार्बन का एटम प्रोड्यूस हुआ और साथ ही साथ ये न्यूट्रॉन, असल चीज हमारे पास ये थी जिसको हमने स्टडी करना था, न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुई, ये रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो इसकी सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज थी जो कि स्टडी की गई थी। पहली कि न्यूट्रॉन्स हमारे पास इस तरह के पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, इट मींस दे आर न्यूट्रल। नेक्स्ट, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, हाई पेनिट्रेटिंग के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट, इसका मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स, और जब इसके मैस को स्टडी किया गया, इसके चार्ज को स्टडी किया गया, तो हमें पता चला चार्ज वाइज तो ये न्यूट्रल है, जबकि जो इसका मैस था वो किसके इक्वल था, प्रोटॉन के, कि मैस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। जितना हमारे पास प्रोटॉन का मैस था सेम उतना ही हमारे पास न्यूट्रॉन का भी मैस था। ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज थी जो कि हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, इन सबको स्टडी कर लेने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि एटम का आखिर स्ट्रक्चर कैसे होता है। अभी तक हम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास था प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा भी और फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको इतना ज्यादा स्टडी नहीं किया जाता, बट दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब एक एटम के अंदर ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि जब ये 3 पार्टिकल्स हैं, जबकि एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है और एक तीसरा न्यूट्रल है, तो ये तीनों किस तरह से, किस वे में एक एटम के अंदर रहते हैं और हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज हुए इन तीनों को स्टडी कर लेने के बाद, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज पार्टिकल्स, कि इन तीनों पार्टिकल्स को स्टडी कर लेने के बाद, दीज पार्टिकल्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीनों पार्टिकल्स को स्टडी कर लेने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये किस तरह से अरेंज है एक छोटे सी प्लेस के अंदर। क्योंकि हम डॉल्टन की थ्योरी और डेमोक्रिटस की थ्योरी ऑलरेडी पढ़ के आ चुकी हैं, जिसमें हमने देखा कि एटम क्या होती है, आर वेरी टीनी पार्टिकल्स, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। तो एटम तो बहुत ही छोटा है, और ये 3 चीजें उस एक छोटी सी चीज के अंदर किस तरह से, इस छोटी सी प्लेस के अंदर किस तरह से अरेंज हुई हुई है, छोटी सी प्लेस की एटम, कि इस एटम के अंदर किस तरह से अरेंज है। इन अदर वर्ड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, या सिंपली हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज का टॉपिक बस यहीं तक ही है, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देंगे। इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें और इसके आंसर को सोचने की कोशिश करें कि आखिर एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कहाँ प्रोटॉन्स रहते हैं और कहाँ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। और अगर आपको इस आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चीज को डिस्कस कर लेंगे फर्दर। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।